हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। रमजान चल रहे हैं, रोजों में मजा आ रहा होगा। और आपको पता है रमजान में ही जामिया ने अपने एंट्रेंस फॉर्म निकाल दिए हैं बीएड के लिए, डीएड के लिए और अदर कोर्सेज के लिए। फॉर्म तो हम सब भर ही देंगे, लेकिन एग्जाम को क्लियर कैसे करेंगे। जी हाँ, आपकी इस परेशानी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम लोग। हमने लॉन्च किया है एक बहुत ही बढ़िया कोर्स आपके डीएड और बीएड के एंट्रेंस के लिए। और उसकी आज ये डेमो क्लास जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसका हमारा टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल राइट्स। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, देर ना करते हुए हम सीधे अपने क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नो योर फैकल्टी, मतलब आपने जो टीचर है उनके बारे में जान लीजिए, थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रागिब सिद्दीक। आई एम फाउंडर एंड लीड फैकल्टी एट पाठशाला स्टडी क्लब। इट इज इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं, आई हैव 3 मास्टर्स डिग्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड इस्लामिक स्टडीज, एज वेल एज आई हैव डिग्री ऑफ एलएलबी लॉ। साथ ही साथ मैं नेट क्वालिफाइड हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और फिलहाल मैं परस्यूइंग कर रहा हूँ टीईएफएल यूनाइटेड किंगडम से, जो एक इंग्लिश टीचिंग कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इसके बाद अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो 10 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है। और पिछले 5 सालों से मैं लगातार डीएड और बीएड में बच्चों को हेल्प कर रहा हूं, उनको गाइड कर रहा हूं, और उसकी वजह से काफी सारे बच्चों का एडमिशन हर साल लगातार 5 सालों से कंसिस्टेंट हम रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, फंडामेंटल राइट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्यों एग्जाम के लिए। आप खुद बताएं कि व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, फंडामेंटल राइट क्यों एग्जाम के लिए मुद्दे। तो सबसे पहली बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट से, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं आते। आपसे आर्टिकल पूछ ले जाते हैं, किस आर्टिकल में क्या है, आपसे ये पूछ ले जाता है। तो इसलिए हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि फेवरेट टॉपिक है, जो एग्जाम है, जो हमारे एग्जाम बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उनका एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए आप जो लोग हैं वो इस टॉपिक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके बाद जो बीएड और डीएलएड होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए, आप टीचर हैं। टीचर जो है एक सबसे बड़ी पोस्ट होती है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ओहदा होता है। ठीक है, क्योंकि सभी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप लाइफ में कुछ भी बनोगे, लेकिन आपका कोई ना कोई टीचर जरूर होगा। और आप टीचर बन जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद में, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कभी भी आप जो है अपने आप को कम में ना ले, एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, तो फंडामेंटल राइट का हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम बात करें, तो जितने भी हमारे आर्टिकल हैं बहुत ज्यादा सीक्वेंस से दिए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी उठाकर डाल दिए। जैसे सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, तो हम जो हमारा पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहें। जो जो मतलब पूरा नहीं, जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आपका कवर करवाने वाले हैं यहाँ पे। इसमें आज जो हम कवर करने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। यहां से जो मैं अब आपको मैं दिखा रहा हूं, यहां पर ये जो मैग्ना कार्टा की बात हो रही है, इसको आप ध्यान से देखिए। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे पार्ट 3। ठीक है, जो पार्ट 3 है हमारा, उसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा, पार्ट 3। और पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो आपको एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ मिले ऑप्शन में, या पार्ट 3 लिखा हुआ मिले, दोनों नहीं मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा कि किसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को या पार्ट 3 को। तो आप कहेंगे पार्ट 3 को, मतलब दोनों एक ही बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। 12 से 35 तक बताया गया, जो लेकिन मेन राइट जो लिखे गए हैं, वो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है हमारे। ठीक है, 32 तक है, 14 से लेके 32 तक है हमारे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन छोटा सा है। उसके बाद कहां से हमने बोरो किए, कहां से हमने लिए, तो देखो, वैसे तो कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, लेकिन जो मेजर सोर्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट। ठीक है, तो अमेरिका से लिए हैं, किस कंट्री से लिए हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो ये 3 चीजें, या 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होने। पहले क्वेश्चन आपका क्या बनता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, नंबर 1। ठीक है, तो आप बताएंगे पार्ट 3 को कहा जाता है। नंबर 2, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आते हैं, तो इसका जवाब ये पार्ट 3 में आते हैं। ठीक
ठीक है। और कौन कौन से आर्टिकल इसमें कवर होते हैं, तो हम बताएं आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके अंदर कवर होते हैं। कौन से देश से हमने फंडामेंटल राइट्स को डिराइव किया है, कौन से देश से हमने इसको लिया है, तो हम बताएंगे कि यूएस से हमने इसको लिया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का बिल ऑफ राइट्स आया था जहां से हमने इसको लिया था, लेकिन और भी सोर्सेज थे, लेकिन मेजर सोर्स हमारा जो है वो यही है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहां से इसकी शुरुआत होती है, तो देखो 1931 में कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है। वहां पर नेहरू रेजोल्यूशन आया था, नेहरू जी एक रेजोल्यूशन लेके आए थे जहां पर अधिकारों की मांग की गई थी कि इंडियंस के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। उसके बाद जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अगर आप देखें यहां पर देखें कि जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे आजादी की लड़ाई में, तो आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी जा रही थी, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं थे, राइट्स नहीं थे। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी डिमांड थी कि भाई हमें ये राइट्स मिलने चाहिए, और अगर वो राइट्स हमें आजादी के बाद भी नहीं मिलते, आप सोचिए कि अंग्रेज देश आजाद करके चले गए और आजादी के बाद भी हमें वही स्थिति हमारी रहती, हमें कोई अधिकार नहीं दिया जाता, तो अंग्रेजों के रहने ना रहने से क्या फायदा होता। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी डिमांड करी किसकी, फिर इसकी, कि हमें राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बनी थी, एडवाइजरी कमेटी बनी थी, जिसको हेड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने कि कौन कौन से राइट हमें मिलने चाहिए। यहां से ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इस पे कोई ध्यान देने की इतनी जरूरत है नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाला मैंने जो आपको बताया था वो तीनों इंपॉर्टेंट थे। डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले, फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन क्या होगी, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट किसे बोलते हैं, तो फंडामेंटल राइट बोलते हैं बेसिक ह्यूमन फ्रीडम, ठीक है। आप इसको देखिए, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंसान की बेसिक आजादी के लिए जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई जिन राइट्स की, उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। देखिए राइट्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में और भी राइट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो बेसिक हैं, उनके बिना लाइफ अच्छे से नहीं चल सकती, उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये बेसिक ह्यूमन फ्रीडम के लिए नेसेसरी है, और इसके गारंटेड कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को आप ध्यान रखें। इसकी गारंटी कहां से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, ठीक है, याद रहेगा। उसके अलावा यहां से आप सेकंड चीज को आप नोट कीजिए, नेचर कैसा होता है इनका, तो ये नेचर में जस्टिसेबल होते हैं। जस्टिसेबल होते हैं इसका मतलब क्या है, न्याय संगत होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट न्याय संगत हैं, जस्टिसेबल है, तो आप कहेंगे यस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो इस केस में आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, और कोर्ट से अपील करेंगे कि भाई मुझको मेरे फंडामेंटल राइट चाहिए, और कोर्ट उसके लिए ऑर्डर निकालेगी, रिट पास करेगी, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे रिट क्या होते हैं, ठीक है। कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं, अभी हम डिटेल में उसे आगे कवर करने वाले हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं। अच्छा अगला है, क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट होते हैं या नॉट एब्सोल्यूट हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते, ठीक है। एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है कि क्या इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, तो देखो इसका जवाब है कि फंडामेंटल राइट्स पर कुछ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कुछ पर नहीं लगाया जा सकता। तो यानी प्रतिबंध लग सकता है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसे नहीं है जिनको कभी भी खत्म नहीं किया जाता। कुछ ऐसी स्थिति आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाता है, जैसे आपकी संगठन बनाने की जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। आपकी जो राइट टू स्पीच है उसको खत्म कर दिया जाता है इमरजेंसी के दौरान में। तो इसलिए हम कहेंगे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते, उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको घूमने की आजादी मिली है तो ये नहीं है आप किसी के भी घर में जाकर घूमना शुरू कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन है कि कहां घूम सकते हैं कहां नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या करते हैं ये, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को अगेंस्ट स्टेट टायरेनी, यानी जो राज्य निरंकुश ना हो जाए, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट की टायरेनी से, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर वाले जो मैंने दो आपको बताए, जस्टिसेबल और नॉट एब्सोल्यूट, ये दो चीजें आपको ज्यादा याद रखनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, तो मैं अगर आपको बताऊं इनिशियली शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट, यानी कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पर हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन करंट में 6 फंडामेंटल राइट है। एक फंडामेंटल राइट को अब फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। राइट है वो आपका कौन सा राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था,
अब फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट था, अब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। तो इसको कब हटाया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से? इसको हटाया गया था 44 जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि फिलहाल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था, इनिशियल में कितने फंडामेंटल राइट थे? तो शुरुआत में 7 थे, अब एक हटा दिया गया है। कब हटा? 44th अमेंडमेंट 1978 में हटाया। कौन सा हटा? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। ठीक है, अब ये आपके जो है आर्टिकल कौन कौन से हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल जितने आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो हम सब कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी की। देखो, मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, लेकिन उसमें जैसे 12 में आपकी स्टेट की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर कहां पर ये अप्लाई होंगे कहां पे नहीं होंगे, कहीं पे मार्शल लॉ के बारे में बताया गया। तो जो मेन हमारे राइट्स हैं उनको जो दिखाया गया है वो है आपके आर्टिकल 14 से 32 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से हमारे 6 राइट हैं जो अब हमारे पास हैं इसमें। तो क्योंकि एक तो राइट आपका खत्म हो चुका है, संशोधन से उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। आप इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हमारा पहला राइट है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, ये हमारा दूसरा राइट है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है ना, हमारा राइट है एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में है ये। ठीक है, फिर है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है हमारे, और फिर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब जब अगर हमारा कोई राइट वायलेट हो जाता है, फंडामेंटल राइट, तो उसकी रेमेडीज क्या है, उपचार क्या है। ठीक है, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलो जल्दी से देर ना करते हुए हम आते हैं टॉपिक पे, कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि ये जो कानून है, आप ये जो हमारा राइट है, ये आपको क्या बताता है? आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है। किसकी? ये कानून की नजर में हर इंसान बराबर है। ठीक है, इसमें दो तरह की बातें होती हैं। क्या होती है कि कानून की नजर में सब बराबर है और कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी अमीर आदमी ने ये वाला कोई गलत काम किया, क्राइम किया, तो उसको अलग सजा मिलनी चाहिए, या अमीर आदमी को वोट डालने के जो राइट होंगे वो ज्यादा होंगे, गरीब को कम होंगे। तो जितने भी राइट्स होंगे, जो हमारे लीगल राइट्स होंगे सबके, वो इक्वलिटी इक्वल होंगे सबके। तो इक्वलिटी मिलेगी सबको कानून की नजर में। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है? कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। यानी इसमें क्या कहा जाएगा? देखो, दो बातें कही गई ना, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन, दो चीजें इसके अंदर। यानी कानून के लिए सब बराबर होंगे और कानून सबके लिए बराबर होगा। ठीक है ना, कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, और कानून सबके लिए बराबर होगा। एक ही कानून होगा जो सब लोगों पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें आगे अगर आप देखो, यहाँ लिखा है अप्लाई टू सिटीजन एंड फॉरेनर्स। इसका मतलब क्या है? देखो, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो केवल इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। जैसे राइट टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन ये अब बाहर वालों के लिए तो नहीं है ना। अब बाहर से आके कोई, ठीक है, कोई दूसरे देश का इंसान, पाकिस्तान का, नेपाल का, आके भाई जो हमें भी आईएएस का एग्जाम देना है, राइट टू अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर, नहीं भाई, आपके लिए नहीं है वो राइट टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो इंडियंस के लिए है, सिटीजन के लिए है। तो कुछ राइट्स होते हैं जो फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों के लिए होते हैं, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो ओनली फॉर सिटीजन होते हैं। ठीक है, नॉट फॉर फॉरेनर्स। तो ये वाला जो राइट है, यानी कानून की जो समझ समानता है, वो सबके लिए होता है, यानी कि सब पे अप्लाई होगा वो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का निषेध। देखो, आपको पता है इंडिया का एक हिस्ट्री रहा है जहां पर कास्ट को लेकर या बहुत सारी चीजों को लेकर हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती रही है। ठीक है, आज भी आपको पता है कि भाई पूरी तरीके से भले ये ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती है। जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होती थी पहले के टाइम में, लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको
पढ़ने के राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो आज हमारा एक फंडामेंटल राइट, सेकंड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है। किसी भी तरह का नहीं, इसमें अगर हम बात करें किस किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसमें 5 चीजें होती हैं। आप रिलीजन के नाम पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रेस के नाम पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कास्ट के नाम पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सेक्स के नाम पे यानी जेंडर के नाम पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या किसी इनके अलावा किसी और आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? देखो, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप उसे डिस्क्रिमिनेशन कहो या मत कहो, जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस का एग्जाम देना, तो उसकी एक शर्त क्या है कि भाई जो ग्रेजुएट लोग होंगे वही एग्जाम देंगे, या आपको जो है अभी आप जो डीएलएड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है क्या कि 12th पास होनी चाहिए। जो बीएड देना चाहते हैं उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है कि ग्रेजुएट होने चाहिए। अब जो नॉन ग्रेजुएट है वो आगे चाहिए, तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अब मैं एंट्रेंस दूंगा, आप मेरा एंट्रेंस लो, मैं क्वालिफाई करूंगा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है ना? अगर कोई इंसान ये कहे जी मैं तो ग्रेजुएट नहीं हूं बट मैं बीएड के एंट्रेंस में बैठूंगा, क्वालिफाई करूंगा, मुझे एडमिशन दो, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उस बेस पे आप उसे डिस्क्रिमिनेशन कहो या मत कहो, लेकिन वहां पर आप इस आर्टिकल 15 को अप्लाई नहीं कर सकते। कहां कर सकते हैं? रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस के बेस पर यानी रंग कलर के आधार पर नहीं होगा। अफ्रीका में था ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कास्ट के आधार पर बहुत हुआ इंडिया के अंदर, फेमस है ये तो। ठीक है, नहीं होगा। सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 16 हमारा किस बारे में बात करता है? इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको क्या है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे उसके अंदर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सबको क्या दी जाएगी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा है राइट टू इक्वलिटी के अंदर इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 इसकी बात करता है। इसके बारे में बात, उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में बात क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब भारत के अंदर छुआछूत था, आपको मालूम है। ठीक है, कास्टिज्म के नाम पर ये सारी चीजें होती थी कि भाई ये अपर कास्ट, ये लोअर कास्ट, ये सारी चीजें होती थी, उसका एबोलिशन कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये एक तरीके से आज ये क्राइम है बहुत बड़ा, अगर कोई किसी के साथ इस तरह की चीजें करता है तो, और फंडामेंटल राइट भी है, मतलब कि इसको खत्म कर दिया गया है। कोई करता है तो वो अपने फंडामेंटल राइट के तहत भी जा सकता है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाएगा साथ के साथ ही। ठीक है, तो आर्टिकल 17 क्या करता है? एबोलिशन करता है, खत्म करता है किसको? अनटचेबिलिटी को, कि अनटचेबिलिटी अब हमारे यहाँ पर नहीं रहेगी देश के अंदर, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये हो गया आपका, तो आर्टिकल 17 हो गया। चलिए, अब ये राइट टू इक्वलिटी में हमारे इतने ही थे। कौन कौन से थे एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में कौन से हैं? अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 16 में अगर हम बात करें तो इसमें इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो 4 आर्टिकल आते हैं राइट टू इक्वलिटी में। उसके बाद हम बात करते हैं अगला आर्टिकल 18, सॉरी, आर्टिकल 18 में हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये भी आपका राइट टू इक्वलिटी के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसका मतलब क्या है कि पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि लोग अपने नाम के साथ टाइटल लगा लिया करते थे कि जी ये तो राय बहादुर साहब हैं और ये ऐसे हैं, मतलब कि बड़े बड़े टाइटल लग जाते थे, राजा, महाराज, धीराज और पता नहीं क्या क्या सोन। ठीक है, तो अब उपाधि नहीं लग सकती नाम के साथ, टाइटल नहीं लग सकता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये होता है कि अगर आपने एजुकेशन ली है, ठीक है, एजुकेशन लेने के बाद में उस एजुकेशन से अगर आपको कोई टाइटल मिल रहा है तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लॉ की है तो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैं अपने आप को एडवोकेट बोल सकता हूं। कोई इंजीनियर है तो अपने नाम के आगे इंजीनियर का टाइटल लगा सकता है। वो टाइटल आपको कहां से मिला? एजुकेशन से। लेकिन जो पहले टाइटल लगा लिए जाते थे कि जी किसी को उपाधि दे दी गई है कि जी ये जो राय बहादुर साहब हैं और ये जो है राजा महाराज हैं, इस तरह के टाइटल दे दिए, कोई भी और टाइटल दे दिया, ठीक है, ये केसरे हिंद है और ये सब है, ये टाइटल अब कोई किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज आती है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्या कि सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल विदाउट परमिशन। यानी कि अगर बाहर के देश, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और बाहर के देश चाहते हैं कि भाई हम आप मुझे कोई टाइटल दे, तो मैं यहां पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लूंगा। अगर प्रेसिडेंट मुझे परमिशन देते हैं तो ही वो मैं टाइटल एक्सेप्ट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। खैर इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपका रखना है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किसमें आता है? आर्टिकल 18 में आता है। चलिए, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 टू 22 इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 में 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम हमें बताई गई है। कौन कौन सी है? यानी इसके अंदर एक फ्रीडम की बात नहीं कही गई है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 फ्रीडम है, ये आपको याद रखनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन।
6 आपको ये फ्रीडम दी गई है। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले आपको बोलने की आज़ादी है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? बोलोगे। लेकिन बोलोगे तो किसके सामने बोलोगे? बोलने की आज़ादी मिली, राइट टू स्पीच मिली किसके सामने? तो भई लोग होने चाहिए, तो लोगों को असेंबल करो, इकट्ठा करो, सभा करो। तो फिर आपको सभा करने की आज़ादी दी गई। तो ये आपका फंडामेंटल राइट बन गया। बोलने का राइट, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है। किसके सामने प्रकट करूँगा? तो आप जो है सभा बनाओ, तो आप सभा के सामने प्रकट करोगे। जब आपके सामने सभा मतलब लोग आ गए, मीटिंग होने लगी, तो अब क्या होगा? उससे आपने अपने विचारों से जो आपके सहमत है, अब हम एक संगठन बनाएँगे, ऑर्गनाइज़ेशन बनाएँगे, एक एसोसिएशन बनाएँगे। तो तीसरा राइट आपको मिला, कौन-सा? फंडामेंट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है? आप एसोसिएशन बनाने का आपको राइट मिला। अब जब आपकी एसोसिएशन में बन गई, बहुत सारे लोग आ गए, तो वो अपने विचारों को, आपके आइडियाज़ को क्या करेंगे? दूसरे शहर, दूसरे देश या कहीं भी लेकर जाएँगे, दूसरे स्टेट में लेकर जाएँगे। तो आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, तभी तो आपका आइडिया फैलेगा। वरना अगर आपको सिर्फ घर में बोलने की आज़ादी दी जाए कि अपने कमरे में कुछ भी बोल सकते हो, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी हुई। तो फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिला आपको 4th नंबर पे। उसके बाद जब आप कहीं जाओगे तो आपको रहना भी पड़ेगा। तो आप इंडिया के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस भी दिया गया है, आप कहीं भी रह सकते हो। एंड लास्ट में इंसान को रहता है तो उसके अपने जीवन यापन के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, तो उसको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन यानी व्यवसाय करने का भी, वो जो चाहता है वो कर सकता है। पहले ऐसा होता था ना, कास्ट के हिसाब से आपको व्यवसाय दिए जाते थे, वो खत्म कर दिया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का कोई भी काम कर सकता है। ठीक है? आर्टिकल 19 में हमारी ये, अगर हम बात करें तो 6 हमारी फ्रीडम हमें दी गई थी। अब आर्टिकल 20 पे आते हैं जल्दी से। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। देखो ज्यादा नहीं आता एग्जाम में आपके, ठीक है? आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे आपके, लेकिन आर्टिकल 20 जो है वो आपका इतना ही है। इसमें प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, यानी क्रिमिनल केसेस में क्या होगा कि आपको कुछ प्रोटेक्शन दी गई आपराधिक मामलों में। संरक्षण कैसे? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, पूर्व प्रभावी कानून नहीं। इसका मतलब क्या है? तो आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन करता है कैसे? कि जब किसी इंसान ने, मान लो कोई इंसान ए है, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं ए, ठीक है? तो ए ने क्या करा है? कोई क्राइम करा है। लेकिन जिस टाइम ए ने कोई क्राइम करा है, उस टाइम पर उसे क्राइम माना ही नहीं जाता था। ठीक है? ए ने कोई क्राइम करा है, ठीक है? आज की तारीख में क्या है? तो आज की तारीख में मान लो आज तारीख है हमारी 2026 चल रहा है हमारा। 2026 में ए ने कोई क्राइम करा है, लेकिन आज उसको कोई क्राइम नहीं माना जाता। लेकिन बाद में उसको क्या हुआ? एक लॉ बना और जो ए ने एक्ट किया था उसको क्रिमिनल एक्ट घोषित कर दिया गया। तो ए को उसके लिए सजा नहीं मिलेगी। जिस टाइम एक्ट हुआ है, अगर उस टाइम उसे क्राइम माना गया है, उस टाइम कानून में, तो ही उसको सजा मिल सकती है उस कानून के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं पूर्व प्रभावी कानून नहीं चलेंगे, ठीक है? यानी कि ऐसे नहीं कि पहले से आप पहले डाल दो उस चीज को, ठीक है? अगला है नो डबल पनिशमेंट। एक बार कोई क्राइम किसी ने किया है तो उसको उसके लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है? इस बात को आप याद रखें, 2 बार सजा आपको नहीं मिलेगी किसी, ठीक है? तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए भी आप जो है फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तूने मर्डर किया है, हाँ तू बता जल्दी से, उसे मारेंगे, पीटेंगे, 3rd डिग्री देंगे, उसी को फोर्स करेंगे, नहीं। आपको, आप किसी ने भी कोई क्राइम किया है कि भाई उसको आजादी है, वो गवाही अपने खिलाफ देता है या नहीं देता, आप जबरदस्ती उससे नहीं निकलवा सकते। यानी अपने आप को इनोसेंट कहने का भी राइट आपको है, ठीक है? आर्टिकल 21 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? ऐसा आर्टिकल है ये जो आपका आर्टिकल इमरजेंसी में भी नहीं हटाया जा सकता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल, ठीक है? तो किसी भी इंसान को, ठीक है, उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, उसकी लाइफ नहीं छीनी जा सकती, ठीक है? सिवाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब अगर लॉ के अंदर कोई ऐसा प्रोसीजर है कि उसने क्राइम किया है और उस क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट है, यानी कि मौत की सजा है या उम्र कैद है, जो भी है, तो उसे दिया जा सकता है, फांसी दी जा सकती है, कुछ भी है। अदरवाइज राइट टू लाइफ है, ठीक है? पर्सनल लिबर्टी है किसी भी इंसान को, आर्टिकल 21 के अंदर। उसके बाद क्या है? एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 21A, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिए सारे के सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्या है ये? राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। देखो ये जब हमारे फंडामेंटल राइट बने थे, इनिशियली ये हमारा राइट नहीं था। तो राइट टू एजुकेशन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट हुआ था उस टाइम पे फंडामेंटल राइट नहीं था। 86th अमेंडमेंट किया गया, 86th अमेंडमेंट से एक नया राइट ऐड किया गया और उसमें डाला गया आर्टिकल 21A में, और फिर राइट टू एजुकेशन मिला। किसे मिला? क्या सबको मिला? नहीं। 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया गया है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ठीक है? 86th अमेंडमेंट हुआ था, इसके अंदर आर्टिकल 21A ऐड किया गया था और आर्टिकल 51
सॉरी, आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें एक ड्यूटीज आपकी ऐड की गई थी, जिसके अंदर ये पेरेंट्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजें, और साथ-साथ बच्चों को राइट मिल जाता है कि उनको 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र तक जो है वो उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21 ए, राइट टू एजुकेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 ए। क्या ये शुरू से संविधान में है? नहीं। कब जोड़ा गया? 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। क्लियर? चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला हमारा राइट है आर्टिकल 22। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने आ रही है तो उसके पास कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो उसके पास राइट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। सबसे पहले उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उसे वकील करने का, लॉयर करने का, एडवोकेट करने का अधिकार उसके पास है। और तीसरा, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाए तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। देन मजिस्ट्रेट बताएंगे कि इसकी जो गिरफ्तारी है वो जेन्युइन है नहीं है, वो उसके बाद ही फिर वो जेल में या पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है। ठीक है, उसको कस्टडी में रखा जा सकता है, वरना 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा, वरना उसको लीगल नहीं माना जाएगा। आप फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन के लिए केस फाइल कर सकते हो। कहां करेंगे अभी आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 22 आपको अरेस्ट का अगेंस्ट दिखाता है। ठीक है, लेकिन आपका आर्टिकल 21 ए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अगला आर्टिकल देखिए। अब यहां पर देखिए आप, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब शोषण, यानी किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना, तो वो एक्सप्लॉइटेशन कहलाएगा। ठीक है, जब एक्सप्लॉइटेशन कहलाएगा तो उसके अंदर जो है क्या होगा, दो आर्टिकल हमें एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं, एक आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। क्या कहता है आर्टिकल 23? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन, मानव शोषण का निषेध। क्या होता है कि पहले आपको पता होगा लेबर वो सॉरी दास को खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। अभी भी रिसेंटली ये चल रहा था, बहुत दिल्ली में बहुत सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, लोग किडनैप हो रहे हैं। तो उसके बारे में यही लोग कुछ मतलब कयास लगा रहे थे कि भाई जो ये हो रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है लोगों को खरीदना और बेचना। ठीक है, तो इस पे बैन लगाया गया है। आप किसी इंसान को ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। और अगला है फोर्स लेबर। ठीक है, बंधुआ मजदूरी, इस पर भी बैन लगा देंगे। आप जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते। ठीक है, इसका प्रोहिबिशन है, दोनों पर लागू होते हैं, किस पे? सिटीजन पे भी और विदेशों पे भी। ठीक है, और आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। मतलब चाइल्ड को किसे माना गया है? पहली बात तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो जो 14 साल से कम एज के हैं उनको चाइल्ड माना गया है। उन बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करवा सकते। ठीक है, काम नहीं करवा सकते, तो चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है इसके तहत। ठीक है, तो सब जगह ये अप्लाई होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे दो थे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, आर्टिकल 23 और 24। अगला हमारा राइट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये रिलीजन को आपको दी गई है। ठीक है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो वहां पर अपने रिलीजन को फॉलो करना एक फंडामेंटल राइट है। आपको उससे कोई नहीं रोक सकता, ना कोई गवर्नमेंट ऐसे लॉ बना सकती है आपको रोक सके। ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक राइट है आपका, फंडामेंटल राइट। तो इसके अंदर 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 25 की, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की स्वतंत्रता। यानी क्या है कि आप अपने रिलीजन को, ठीक है, मान सकते हैं, धर्म को मानना, पालन करना, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको मिल रही है। ठीक है ना? आर्टिकल 25 आपको कोई भी रिलीजन को मानने की, उसका पालन करने की और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की। वो क्या करता है? मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब क्या है कि लोग एक रिलीजियस ग्रुप बनाकर अपने खुद के कार्य कर सकते हैं जो उन्हें करना चाहते हैं धार्मिक रूप से। ठीक है, जैसे मंदिरों में पूजा होती है, जैसे कि नमाज होती है मस्जिदों में। ठीक है, उसके अलावा जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो अपनी संपत्ति व संस्थान रख सकते हैं, मंदिर मस्जिद बना सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। ये आपका क्या है? एक फ्रीडम है, आपको फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आता है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस। टैक्सेस मतलब आपको पता होगा, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है आप में से किसी ने तो जजिया कर के बारे में सुना होगा। रिलीजन पे टैक्स लगाया जाता था, जो नॉन मुस्लिम होते थे, औरंगजेब के टाइम में टैक्स लगाया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 27 जो है वो हमें फ्रीडम देता है कि कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, कि आप इस रिलीजन को हो इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आर्टिकल 28, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी ऐसे आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं,
जहां पर एजुकेशन दी जा रही है लेकिन उसमें स्टेट का फंड है, पैसा जो है स्टेट दे रहा है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो वहां पर रिलीजियस शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। लेकिन आप अपना एक प्राइवेट स्कूल बनाओ, उसके अंदर आप रिलीजियस शिक्षा देना चाहते हैं बिल्कुल दें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल 28 है। तो यहां पर हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन खत्म हो जाते हैं आर्टिकल 28 में। अगला आर्टिकल देखते हैं, अगला राइट देखते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। दो आर्टिकल इसमें हमारे कवर होते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 किस बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर। देखो इंडिया एक अगर हम बात करें मल्टी कल्चरल देश है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की उनकी संस्कृति है, ठीक है, भाषा अलग है, लिपि अलग है, सब कुछ अलग अलग पाया जाता है। अगर एक रिलीजन के भी लोग हैं तो उनके कल्चर उनका बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होगा, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात की कि कोई भी इंसान अपनी भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता है, उसका फंडामेंटल राइट है, उस पर बैन नहीं लगाया जा सकता, ये उसका राइट है, ठीक है। और आर्टिकल 30 क्या करता है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं, माइनॉरिटी लोगों को, ठीक है। ये उनको एजुकेशनल राइट दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटीज को, ठीक है, वो अपनी एजुकेशनल, अच्छा इसके अंदर मेजोरिटी भी कवर होते हैं, मतलब माइनॉरिटीज को तो दिया गया है, बाकी लोग भी कवर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बस ये हमारे राइट्स थे। अब हमारा अगला आर्टिकल आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह आता है आर्टिकल 32। देखो हमने 30 तक पढ़े थे, 31 कहा गया, तो 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अब एबोलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब हमारा आ रहा है राइट आर्टिकल 32, यानी 31 हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट 32 पढ़ेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट राइट है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्यों बनते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे कहा था, देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक कोट है क्या, कि ये जो आर्टिकल 32 है ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हार्ट, अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखो तो इंसान का हार्ट काम करना बंद कर देता है, इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। इंसान वेंटिलेटर पे भी लेटा हुआ है और उसका हार्ट कर रहा है, तो उसे वेंटिलेटर, जैसे ही हार्ट रुक जाएगा खत्म, कि भाई अब ये जिंदा नहीं है। और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो सोल, कि इंसान की आत्मा निकल जाती है, आपने सुना होगा जी आत्मा ही तो है, आत्मा निकल के चली जाती है, मर जाता है, तो आत्मा निकल गई तो इंसान मर जाएगा। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है, बाबा साहब कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर आर्टिकल 32 को आपने निकाल दिया तो ये ऐसे है जैसे संविधान से आपने उसका हार्ट और उसकी आत्मा को निकाल दिया, यानी वो मर जाएगा, संविधान यूजलेस हो जाएगा इस आर्टिकल के बिना। इतना इंपॉर्टेंट आपका ये आर्टिकल है, ठीक है। क्या है इस आर्टिकल के अंदर, तो ये आपको आर्टिकल राइट देता है, अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उनका वायलेशन होता है, इन दैट केस क्या होगा, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कराने के लिए, लागू कराने के लिए, ठीक है। ये होता है आपका, जैसे पावर ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो रिट इशू करेंगे। रिट क्या होते हैं, रिट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, कि जब किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है, उसके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं किसी के द्वारा, या किसी वजह से उसे नहीं मिल पाते, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और बताएगा मेरे इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके फंडामेंटल राइट से दिलाने के लिए एक ऑर्डर पास करेगा, उस ऑर्डर को ही रिट कहा जाता है, ठीक है। एन ऑर्डर इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू इंप्लीमेंट फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड रिट, ठीक है। तो ये रिट होते हैं। तो रिट कितने तरह के होते हैं, तो अगर हम रिट की बात करें टाइप्स ऑफ रिट, तो दे आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम फेवरेट टॉपिक है आपका। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला रिट, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को बंदी बना लिया गया है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी को पुलिस अरेस्ट करती है 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, पुलिस पेश करेगी मजिस्ट्रेट के सामने। अब हैबियस कॉर्पस क्या है, कि किसी इंसान को मान लो पुलिस पेश नहीं करती मजिस्ट्रेट के सामने और उसे वहीं थाने में रख रखा है, वहां अंदर बंद कर रखा है, तो उसकी फैमिली मेंबर वाले हैबियस कॉर्पस फाइल करेंगे उसकी तरफ से कि भाई उसको प्रोड्यूस किया जाए, मतलब ये उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, राइट टू फ्रीडम खत्म हो रही है, तो फिर वहां पर कोर्ट ऑर्डर करेगा प्रोड्यूस द बॉडी, कि भाई उस इंसान को आप हमारे सामने पेश करो, हम तय करेंगे क्या ये जो अरेस्ट है, जो कस्टडी में लिया गया है, वो राइट है या रॉन्ग है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है
कि बंदे को आप प्रस्तुत करोगे, प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है ना? जब किसी को अवैध हिरासत में ले लिया जाता है, तो इसके लिए ये वाला रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 32 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ठीक है? देखो रिट कौन-कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन पे कौन-कौन रिट जारी करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और वो आपका जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226, ठीक है, 226, ठीक है, इसके तहत वो जो है क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। यहां हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगला रिट कौन सा है? अगला है मैंडामस मतलब परमादेश, ठीक है? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा और जिसकी वजह से आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देगा उस पब्लिक अथॉरिटी को कि अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म करो, ठीक है? उसके लिए एक ऑर्डर देगा, इसको बोलेंगे मैंडामस, ठीक है? तो मैंडामस कब दिया जाता है? जब एक पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट क्या करे? अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म ना करे, उससे वायलेशन हो जाए फंडामेंटल राइट का, तो कौन सा रिट जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? तो वो जारी किया जाएगा मैंडामस परमादेश, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं प्रोहिबिशन, निषेध आदेश, ठीक है? मान लीजिए कि भाई कोई लोअर कोर्ट है और वो कोई ऐसी प्रोसीडिंग करता है जो उसके पावर के बियॉन्ड है, उसके जुरिसडिक्शन के बाहर है। इन दैट केस जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो एक ऑर्डर जारी करेंगी कि भाई आपने जो ये ऑर्डर दिया है ना, ये आपके जुरिसडिक्शन में नहीं आता, इसलिए इसके आदेश को खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है? खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, निषेध आदेश, ठीक है? हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के आदेश को निषेध करार दे देती है इसके तहत, ठीक है? अगला है आपका सरसरी उत्प्रेषण रिट। हाई कोर्ट कैंसिल कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है केस फ्रॉम लोअर कोर्ट। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि निचली अदालत, ठीक है, या कोई ऐसा ऑफिसर जो नीचे की पोस्ट पर है, ये केस उसके जुरिसडिक्शन से बाहर है, ठीक है, और उससे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो वो उसको ट्रांसफर करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई आप इसको ऊपर की अदालत में दो या अपने ऊपर के अधिकारी को दो, इसको बोलते हैं सरसरी रिट, ठीक है? उसको मना कर दिया जाएगा कि आप इस पे सुनवाई नहीं करेंगे। प्रोहिबिशन में क्या था? रद्द कर दिया गया है। इसमें रद्द नहीं होता, ज्यादातर इसमें ऊपर बुला लिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। को वारंटो इंपॉर्टेंट है, अधिकार परीक्षा, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर बैठ जाए जिस पर उसका संवैधानिक अधिकार नहीं है, ठीक है, जोर जबरन या किसी भी तरीके से, तो आप जो है कोर्ट में जाओगे, अपील फाइल करोगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा कि आपने ये पद किस हिसाब से जारी किया है, को वारंटो, अधिकार रक्षा, ठीक है? तो ये हमारे 5 रिट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबस कॉर्पस पहला है, दूसरा है मैंडामस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्सरी और पांचवा है को वारंटो, ठीक है? तो ये हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट हो गए हैं। अब आगे कुछ चीजें देखते हैं, याद कैसे रखेंगे? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे कितने आर्टिकल हैं, सॉरी कितने राइट्स हैं? हमारे 6 राइट्स हैं। तो इसको आप ऐसे याद सकते हो, एवरी फ्रीडम एंश्योर रियल सिटीजन राइट्स, ठीक है? एवरी फ्रीडम एंश्योर्स रियल सिटीजन राइट्स। तो एवरी में ई से हो गया, पहला जो आपका आता है वो आता है इक्वलिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लोइटेशन, आर से रिलीजन, सी से कल्चर और आर से रेमेडीज। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए इसको, ठीक है? इसकी ट्रिक है ई एफ ई आर सी आर, सीक्वेंस ऑफ राइट्स। कैसे है, समझ में आई बात आपको? तो ये आपकी इसे याद रखने की ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे, एवरी फ्रीडम एंश्योर रियल सिटीजन राइट्स, ठीक है? आगे देखें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए थे आपको, अगर हम बात करें 24th अमेंडमेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर यानी कि ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, किसमें? फंडामेंटल राइट्स में। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके डीएड बीएड के लिए, इसको थोड़ा छोड़ दें। 44th 86 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 44th में क्या हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। 86th अमेंडमेंट में क्या किया गया था? राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन दिया गया था। ये दो आपके अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट के टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट माने जाते हैं। एक 1978 में हुआ है, 2002 में होता है। अगला देखते हैं, अब देखो हम आगे सवाल देखते हैं किस किस तरह के सवाल होते हैं। आप देखें, विच फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, कौन सा खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना, निलंबित कर दिया जाता है? तो आप बताएं। आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 19 ऑल राइट्स, आर्टिकल 14, ठीक है? तो अगर हम बात करें ये थोड़ा क्वेश्चन शायद गलत हो गया है,
इमरजेंसी में कौन सा खत्म नहीं आएगा इसमें, ठीक है, नहीं खत्म किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, बाकी हो जाते हैं और बाकी खत्म हो जाते हैं, इनको नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। अगला अगर हम देखें, शिक्षक अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 26। सही आंसर आर्टिकल, सॉरी, आर्टिकल 86, 26 बोल दिया मैंने, ये चल नहीं रहा है इस पे, ठीक है। मैं अभी एक मिनट, तो ये रहा आपका आर्टिकल 86, ठीक है। इससे हमारा शिक्षक अधिकार ऐड किया गया था, 86 से, ठीक है, ये है। अब रैपिड रिवीजन की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिए गए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। कितने राइट हैं? 6। इनिशियली कितने थे? 7 थे, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है अनटचेबिलिटी के बारे में। आर्टिकल 21 ए एजुकेशनल है, 6 से 14 साल, और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ये। इसके अलावा इस फाइनल यही है कि एफआईआर जो होते हैं एसेंशियल होते हैं आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, बहुत जरूरी होते हैं। और जामिया अगर फोकस करता है तो कौन कौन सा आर्टिकल पे करता है? आर्टिकल 14, 17, 21 है, 30 और 32। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पढ़ने हैं आपको, लेकिन ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हमने जो है पीवाईक्यू को हिसाब से प्रैक्टिस करके हमने निकाले हैं, उसके हिसाब से आए हैं, ठीक है। तो आपकी जो इसकी पीडीएफ फाइल है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगला टॉपिक हमारा डीपीएसपी पे होने वाला है, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और मॉक टेस्ट के लिए भी तैयार रहें, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास में हमारा इतना ही।